हेलो एंड वेलकम टू टारगेट मेट पाठशाला। आप सभी का टारगेट मेट पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम क्लास में कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, है ना। आज की क्लासेस में हम बात करेंगे कि मेडिकल टर्म्स क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, किन किन लैंग्वेजेस का मेडिकल टर्म्स के बनने में जो है रोल प्ले होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से। मेडिकल जो टर्म्स है उसके बनने में जो बहुत बड़ा रोल होता है वो एक लैंग्वेज का होता है जिसका नाम होता है लैटिन लैंग्वेज। क्या होता है? लैटिन लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज है क्या? तो लैटिन लैंग्वेज जो है ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है ना, जिसको रोम यानी कि जो इटली का एक शहर है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज भी इस लैंग्वेज का जो है उस जगह पर यूज़ होता है ना। और जो आपका लैटिन लैंग्वेज है इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस का फाउंडेशन कहा जाता है, क्योंकि अगर लैटिन लैंग्वेज नहीं होता तो आज जो हम लोग बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो लिख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज वो लैंग्वेज हमारे बीच नहीं होता। जैसे स्पेनिश लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज, ये सारा जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं वो जो बना है उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो एक लैंग्वेज का है जिसका नाम क्या है? लैटिन लैंग्वेज, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं लैटिन लैंग्वेज से। बेसिकली ये जो लैंग्वेज है इसमें बहुत बड़ा जो रोल है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेडिकल टर्म्स के बनने में एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो एक लैंग्वेज का होता है जिसका नाम क्या होता है? लैटिन लैंग्वेज। क्या नाम होता है? लैटिन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है क्या? तो ये जो लैंग्वेज है वो हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चों? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो बेसिकली बोला जाता है किसके द्वारा? तो रोमन्स के द्वारा। क्यों? जो रोमन होते हैं वो इसको बोलते हैं, आज भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रोमन होते कौन हैं? तो रोमन वो लोग जो इटली के, है ना, जो कैपिटल सिटी है इटली का रोम, वहाँ के रहने वाले को हम लोग रोमन्स कहते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में, इंडिया के अंदर जो रहते हैं उनको इंडियंस कहते हैं, है ना, और बिहार के अंदर में जो रहते हैं उनको बिहारी कहते हैं। वैसे ही जो हमारे लैटिन लैंग्वेजेस को जो यूज़ करने वाले हैं उनको हम लोग रोमन्स कहते हैं, यानी कि वो आदमी जो इटली के रोम शहर में रहता है ना। तो जो ये रोमन्स है वो कहाँ रहते हैं? बेसिकली रोम में रहते हैं, है ना। और रोम कहाँ है? तो रोम जो है इटली का एक सिटी है ना, कैपिटल सिटी है। और ये जो लैंग्वेज है वो 8th सेंचुरी BCE में यूज किया जाता था। किसके द्वारा? रोमन्स के द्वारा। 8th सेंचुरी BC। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जब आप बुक्स पढ़ते होगे या फिर कहीं पर भी आर्टिकल्स वगैरह देखते होगे तो वहाँ पे आपको ये BCE वगैरह जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता होगा। तो आज हम लोग इसको जो है बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली BCE और ये सारी चीजें जो है वो होती क्या है ना, ये क्या होती हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। उसके लिए एक हम ब्लैंक ये ले लेते हैं, है ना। बहुत सारा ऐसा टर्म्स है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है ना, जिसमें से पहला है BCE, है ना। दूसरा क्या है? BC। तीसरा क्या है? AD, है ना। और चौथा जो CE है। आइए हम लोग इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, है ना। और BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बिफोर क्रिस्ट। देखिए, ये BC जो है ना, ये एक टाइमलाइन को बताता है। जितना भी मैंने चीजें लिखी BCE, BC, AD और CE, ये सारा का सारा टाइमलाइन को बताता है। क्योंकि है क्या कि जब हम लोग प्री हिस्ट्री में जाते हैं तो ये सब वर्ड्स का जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता था। एक्चुअल में है क्या कि जो BCE है जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ये अभी के टाइम पे यूज किया जाने लगा है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए, क्योंकि BCE और BC दोनों सेम है। BC और BCE दोनों जो है वो सेम है ना। लेकिन अभी के टाइम पे बुक्स वगैरह जब आप पढ़िएगा तो BC का इस्तेमाल वहां पर अब नए नए बुक्स में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि है क्या कि BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी के जो गॉड है जिनको हम लोग जेसस क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेसस क्रिस्ट। इनके जन्म से पहले का जो टाइम है, जो टाइमलाइन है, उसके लिए हम लोग BC का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? BC का, है ना। जो ईसा अलैहिस्सलाम है या फिर जिसको हम लोग जेसस क्रिस्ट कहते हैं, उनके जन्म से पहले का जो टाइमलाइन है, जो समय है, उसके लिए हम लोग BC का यूज करते हैं। और BC और BCE दोनों सेम है, लेकिन हम लोग अब BC को कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि है क्या कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बस। और इसके पीछे और कोई दूसरा रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो क्या है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाए। अब बात करते हैं हम लोग AD क्या होता है। तो AD का मतलब होता है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी।
एनोडोमनी। ये क्या है? तो एनोडोमनी का सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो जीसस क्रिस्ट हैं, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी के जो गॉड है, उनके जन्म के बाद का जो समय है उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एडी लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एडी, जिसका मतलब क्या होता है? एनोडोमनी। क्या मतलब होता है? एनोडोमनी। फिर ये सीई क्या है? तो सीई का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन एरा। क्या कहते हैं? कॉमन एरा। बेसिकली ये कॉमन एरा क्या है? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमने बीसी के जगह पर अभी जो है प्रेजेंट टाइम में क्या यूज करने लगे हैं? बीसीई। वैसे ही एनोडोमनी के जगह पर अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग सीई का यूज करने लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। एनोडोमनी जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2025 एडी। क्या लिख सकते हैं? 2025 एडी। बस सिर्फ इतना सा इसका जो है लिटरली मीनिंग है ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। हाँ, तो जो ये हमारा जो टॉपिक था, हम लोग वापस उस पे आ चुके हैं। क्या है? तो मैंने आपको बताया कि बीसी जो है इसका लिटरली इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया आप सभी को। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। आगे से जब कभी भी आप ये सब वर्ड देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब ये जो लैंग्वेज है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको क्या कहा जाता है? फाउंडेशन कहा जाता है। किसका? तो बहुत सारे रोमन्स लैंग्वेजेस का। किसका? बहुत सारे रोमन्स लैंग्वेजेस का, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो आपका लैटिन लैंग्वेज है, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी के वोकैबुलरी से निकाल करके किया जाए। और आज जो हम लोग इंग्लिश जो बोल पा रहे हैं, इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हम लोग बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इंग्लिश का जो वोकैबुलरी बना है उसमें लैटिन लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है ना। और जैसे जैसे रोमन एम्पायर बढ़ता चला गया, वैसे ही जो लैटिन वर्ड था, जो लैटिन लैंग्वेज था, वो पूरे रोमन एम्पायर में जो है ना, जैसे जैसे रोमन एम्पायर फैला, है ना, वैसे वैसे जो आपका लैटिन लैंग्वेज था वो पूरे यूरोप में स्प्रेड कर गया, है ना। पूरे यूरोप में स्प्रेड कर गया और धीरे धीरे फिर जो है ये ग्रीक की तरफ जाने लगा, ग्रीस की तरफ, जिसको हम लोग आज यूनान कहते हैं ना, ये उधर की तरफ मूव करने लगा। तो ये जो है आपका लैटिन लैंग्वेज का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, है ना। जो लैटिन लैंग्वेज है, जो लैटिन वर्ड है, उसका इस्तेमाल हम क्यों करें? अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होता है ना, हमें क्यों यूज करना चाहिए इसको? तो सबसे पहला जो कारण है वो है क्या? हिस्टोरिकल रूट्स। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हिस्टोरिकल रूट्स। हिस्टोरिकल रूट्स के लिए मैं एक आप लोगों को जो है शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा हिस्टोरिकल रूट्स को लेकर के। कहानी कुछ ऐसी है कि आप लोगों को पता होगा कि मेडिसिन, है ना, जो मेडिसिन है उसके जो फादर हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स। जो हिप्पोक्रेट्स हैं ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? यूनान से, है ना, जिसको आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूनान कहते हैं। जो हिप्पोक्रेट्स हैं ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके फादर जो थे वो बहुत बड़े धार्मिक आदमी थे, जिनका मानना ये था, और पहले के समय में ऐसा होता था ना कि अगर कोई बीमार पड़ता था तो उसको ये लगता था कि हम जो बीमार पड़े हैं इसमें हमारे भगवान ने मुझे श्राप दिया है ना। क्या लगता था उनको? कि मेरे भगवान ने मुझे श्राप दिया है। और वो लोग जब बीमार पड़ते थे उस टाइम पे तो दवा नहीं जो है खाया करते थे। वो लोग क्या करते थे, जो भी उनके जो है जिस भी रिलीजियस से वो बिलोंग करते थे वो अपने भगवान के पास जाते थे, उनसे प्रे करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे, और उनका ऐसा मानना था कि वो करने से वो ठीक हो जाते हैं, है ना। तो जो हिप्पोक्रेट्स थे जब वो आए तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने चेंज करके रख दिया, और सबसे पहला जो है मेडिकल हिस्ट्री में जो है इन्होंने हॉस्पिटल खोला एंड कॉलेज खोला मेडिकल फील्ड के अंदर में, है ना, जहाँ से लोग जो है मेडिकल एजुकेशंस को एक्वायर करते गए और धीरे धीरे चल करके वो पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें जो है फैल गई, है ना। तो हिप्पोक्रेट्स जो है वो ग्रीस से बिलोंग करते थे, इसीलिए इसका जो है, क्योंकि है क्या कि जो लैटिन था वो आगे चल करके ग्रीस में गया, और जो ग्रीस में जो है बहुत पहले से जो है हिप्पोक्रेट्स हुआ करते थे, और हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन, इवन दो पूरे मेडिकल फील्ड का इनको फादर कहा जा रहा है ना, क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा कंट्रीब्यूशंस दिया है कि जो आज ना दिया होता तो हम लोग जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होता, है ना। दूसरा है क्या कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब ये है कि
लैटिन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका मीनिंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं चेंज होता है, यानी कि हम जिस चीज को यहाँ जो समझ रहे हैं सेम चीज दूसरे कंट्री में, दूसरे किसी भी देश के कोना में, वहां पर भी उसको वैसे ही पढ़ा जा रहा है और वही समझा जा रहा है। बाकी अदर लैंग्वेजेस है जिसमें हम लोग कुछ चीजों को यहाँ पे अपने रीजनल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, उसी चीज को किसी और जगह पे कुछ और बोला जाता है, लेकिन लैटिन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके अंदर यूनिवर्सलिटी है। मतलब हम लोग जिस चीज को जो बोल करके बुलाते हैं वही चीजें जो है दूसरे जगह पे भी सेम नाम से बोली जाती हैं और उसका मीनिंग भी सेम होता है। इसीलिए हम लोग इसको अनचेंजेबल लैंग्वेज कहते हैं ना, जिसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। और ये इससे है क्या कि एकता क्रिएट होती है, यूनिवर्सलिटी क्रिएट होती है। तीसरा जो है वो प्रिसाइजन एंड डिस्क्रिप्टिव पावर, यानी कि इस लैंग्वेज के अंदर में इतना ज्यादा पावर है कि ये मेडिकल वर्ड के प्रीफिक्सेस में, सफिक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना लैटिन लैंग्वेज। और जो लास्ट वन है वो है क्या, कॉन्सिसनेस, है ना। क्या है, कॉन्सिसनेस। कॉन्सिसनेस है क्या, तो ये जो है बेसिकली ये बताता क्या है कि किसी भी चीज का जो है एकदम शार्प मीनिंग बताता है ना, टू द पॉइंट बात करता है कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज लिखी हुई है तो बेसिकली उसका वही मीनिंग होगा यहाँ भी और पूरे इंटायर वर्ल्ड के अंदर में। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जब इसके इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस क्या है किसका, तो लैटिन लैंग्वेज का अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो लैटिन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। मैंने बस कुछ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है ना, जिसमें से जो है सबसे पहला है क्या कि ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मैंने इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे वाई डू वी यूज में, है ना, जो यहाँ पे मैंने बताया था कि लैटिन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका लिटरली मीनिंग जो है वो अनचेंज है, जिसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। चाहे आप इंडिया में बात उसको पढ़ रहे हो या दुनिया के किसी भी कोने में उस सब्जेक्ट को पढ़ा जा रहा है, तो लिटरली जो मीनिंग आप समझ रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वही दूसरे भी जगह के स्टूडेंट जो है उस चीज को पढ़ते और समझते हैं। और है क्या कि ग्लोबल कम्युनिकेशन इससे बनता है, यानी कि इस प्रोफेशन में किसी दूसरे भी कंट्री में अगर कोई काम कर रहा होगा तो वो भी इसी टर्म्स का यूज कर रहा होगा जो आप यहाँ पे बैठ करके कर रहे हो अपने देश के अंदर में, अपने इंडिया के अंदर में, है ना। तो इससे क्या है कि ग्लोबल कम्युनिकेशंस बढ़ता है ना, और इससे एक स्टैंडर्ड बनता है। और दूसरा जो है क्या, फार्मास्यूटिकल नॉमेनक्लेचर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, BD, है ना, TID। ग्रीक लैंग्वेज, ये ग्रीक लैंग्वेज क्या है, तो ग्रीक लैंग्वेज मतलब नाम से ही क्लियर है, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, है ना। ग्रीक लैंग्वेज क्या है, तो वो लैंग्वेज जो ग्रीस में बोला जाता है, अगर आसान शब्दों में बात करें, वो लैंग्वेज जो कहां बोला जाता हो, ग्रीस में। ग्रीस यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो जिसको हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं, किस नाम से, यूनान के नाम से। वो लैंग्वेज जो यूनान में बोला जा रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रीक लैंग्वेज, है ना। और ये जो ग्रीक लैंग्वेज है इट इज ऑल्सो अ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये है क्या, तो बेसिकली इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक। और इसको बेसिकली बोला किनके द्वारा जाता है, तो ग्रीस और एक साइप्रस जो है आइलैंड है, वहां पे जो है लोग ग्रीक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कार्सिनोमा, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का बेसिकली लिटरली मीनिंग होता है क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेसिकली ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो नॉन कैंसरस होता है, यानी उसके अंदर कैंसर वाले सेल एब्सेंट होते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके अंदर कैंसरस सेल प्रेजेंट होते हैं, और जहां पर ये प्रेजेंट होता है वहां के सेल को रैपिडली जो है इंक्रीज कराता रहता है नंबर में उसका, है ना, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, ऑप्थेल्मोस। ऑप्थेल्मो का मतलब क्या होता है, आई। बेसिकली हम लोग इंग्लिश में आंख को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, लेकिन ग्रीक में उसको ऑप्थेल्मो कहा जाता है ना। उसी तरीके से एक दूसरा जो तीसरा वर्ड है वो है क्या, ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंजरी, है ना। इंजरी के लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, ट्रॉमा का। उसी तरीके से गायनी है ना। एग्जाम्पल तो बहुत सारे बड़े पड़े हैं, लेकिन मैंने कुछ ही एग्जाम्पल को यहाँ पे रखा है ताकि मैं आप लोगों को सही से समझा सकूं ना। गायनी का मतलब क्या हुआ, गायनी का लिटरली मीनिंग होता है कंसर्निंग विद द फीमेल या लेडीज, है ना। जैसे गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो है कनेक्टेड रहती हैं, उनको ट्रीट करती हैं, उनको डायग्नोस करती हैं। अगर कोई भी ऐसा इश्यू आता है तो उसके लिए गायनिकोलॉजिस्ट होती है। तो गायनी का लिटरली मीनिंग क्या होता है, कंसर्निंग विद द फीमेल और लेडीज। तो ये कुछ जो है एग्जाम्पल थे ग्रीक लैंग्वेजेस के। हाँ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका जो है बेसिकली कि जो ग्रीक लैंग्वेज है इसका बेनिफिट क्या है ना। अगर हम ग्रीक लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, तो सबसे पहली बात क्या है कि प्रिसाइजन एंड क्लैरिटी आती है। सबसे पहली चीज क्या है, यानी कि इससे चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। जैसे अगर हम कहें कि किसी के हार्ट के जो मायोकार्डियम है उसमें इन्फ्लामेशन आ गया है, क्या आ गया है, मायोकार्डियम जो है वो हार्ट का एक
मसल्स का लेयर होता है ना, तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन आया है तो इतना लंबा हमें बोलना पड़ेगा, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आसानी से कह सकते हैं क्या, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस यानी इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम, है ना, इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम। उसी तरीके से दूसरा है क्या, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक वैसे ही जैसे लैटिन लैंग्वेज में था क्या कि यूनिवर्सलिटी क्रिएट होती है, उससे जो लोग जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिस तरीके से समझ रहे हैं, वैसे ही जो है दूसरे देशों में दूसरे जगह पे जो है लोग उसको बोलते हैं और उसी तरीके से समझते हैं। उसके बाद है क्या कि जैसे आप यहाँ पे आज काम कर रहे हो इंडिया के अंदर में, मेडिकल फील्ड के अंदर में, लेकिन हमेशा आप यहाँ पे रहोगे नहीं, हो सकता है आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होगा और आप यहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आप वहां पर जो है इंग्लिश बोल करके अपना काम तो चला लोगे, लेकिन अगर आप जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं सीखे रहोगे तो वहां पे दिक्कत क्या आएगी कि इससे होगा ना, तो दूसरा जो वर्ड है वो है क्या, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि इससे जो है ना पूरे इंटायर वर्ल्ड लेवल पर, है ना, ग्लोबल लेवल पर, यूनिवर्स लेवल पे क्या होता है कि अपने कम्युनिकेट करना, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो फॉरेन कंट्री में जो है रह करके मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और आप जब उससे बात करते हो तो हो सकता है कि वहाँ का कुछ रीजनल लैंग्वेज होगा, अगर रशिया में है तो वहाँ पे रशियन लैंग्वेज होगा, किसी भी कंट्री में जाकर के अगर वो किर्गिस्तान में है तो वहाँ का अपना जो लोकल रीजनल लैंग्वेज होगा वो, तो वहाँ का वो लैंग्वेज सीख सकता है। लेकिन जब वो मेडिकल फील्ड में आएगा तो ठीक आप वो लैंग्वेज जो यूज करेगा सेम आप भी वही यूज कर रहे होगे, क्योंकि है क्या कि जो बुक्स होती हैं वो सारा का सारा किस में होता है, मेडिकल टर्म्स में होता है, और मेडिकल टर्म्स जो है या तो ग्रीक वर्ड से बना हुआ या तो लैटिन वर्ड से, तो इससे जो है क्या कि ग्लोबल लेवल पर जो है एक यूनिटी क्रिएट होती है, एक यूनिटी बनता है, एक यूनिफॉर्मिटी बनता है। और तीसरा है क्या कि क्रिएटिंग न्यू टर्म्स, हम लोग ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल करके बहुत नए नए टर्म्स बना सकते हैं, जैसे है क्या कि बहुत सारा प्रीफिक्स और सफिक्स है जिसको जोड़ करके हम लोग मेडिकल फील्ड के अंदर में बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स को, डायग्नोसिस को जो है हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, तो ये कुछ उसका जो है बेनिफिट था ग्रीक वर्ड का, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, तो हम लोग अब बात करते हैं रूट वर्ड्स के बारे में। रूट वर्ड्स क्या है, तो रूट वर्ड को जो है मेडिकल फील्ड का जो है बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर में जो हमारा वर्टिब्रा है वो क्या है, बैकबोन कहलाता है, तो रूट वर्ड जो है वो मेडिकल फील्ड का बैकबोन है। अगर हमारे शरीर से जैसे बैकबोन को निकाल दिया जाए तो ना ही हम चलने लायक बचेंगे, ना ही लेटने लायक, नहीं बैठने लायक, यानी हमारी जिंदगी पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। ठीक वैसे ही जो रूट वर्ड का है, ठीक वैसे ही इंपॉर्टेंस है मेडिकल फील्ड के अंदर में, क्योंकि है क्या कि ये किसी भी वर्ड का जो है बेसिकली कोर मीनिंग बताता है। कोर मीनिंग जैसे किस चीज का बताता है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स का, हमारे बॉडी के फंक्शन का और किसी भी टाइप के कंडीशन का जो हमारे बॉडी के अंदर में डेवलप होता है वो बेसिकली रूट वर्ड से ही बनता है। जैसे अगर हम बेसिकली इसका रोल क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये बेसिकली फाउंडेशन होता है किसी भी लैंग्वेज का, जो है मेडिकल टर्म्स के अंदर में जो है वो फाउंडेशन है। ये कोर मीनिंग को बताता है, एक्चुअल मीनिंग को बताता है, उसके साथ ही साथ ये डिकंस्ट्रक्टिंग भी करता है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो तो वो है आपका कार्डियो, जिसका मीनिंग होता है हमारा हार्ट। क्या मीनिंग होता है, हार्ट। क्या मीनिंग होता है, हार्ट। दूसरा मैंने जो एग्जांपल लिया है वो न्यूरो। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन। क्या मतलब होता है, ब्रेन। ब्रेन को ग्रीक में न्यूरो के नाम से जानते हैं। इंटेरो, इंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्या मतलब होता है, इंटेस्टाइन। जो मैंने उसके नेक्स्ट का एग्जांपल लिया साइटो, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सेल, है ना। उसी तरीके से लिंग्वा, लिंग्वा, लिंग्वा हमारे बॉडी का वो पार्ट है, अगर ये ना होता तो हम ना बोल पाते, है ना, मतलब अपनी चीजों को सामने वाले तक जो है कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं ना, वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम लोग बोलते किसके बदौलत, हम अपने टंग के बदौलत, है ना। तो लिंग्वा का मतलब क्या होता है, टंग, टंग। उसके बाद ट्राइको, ट्राइको, ट्राइको का जो लिटरली मीनिंग होता है वो हमारा बाल, है ना, क्योंकि अभी के टाइम पे जो है देश के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है बेरोजगारी के बाद तो वो है हेयर फॉल का, है ना, जिसको एलोपेशिया भी हम लोग कहते हैं। तो ट्राइको का लिटरली मीनिंग क्या होता है, ट्राइको मतलब होता है हेयर, ट्राइको मतलब हेयर यानी कि बाल। तो ये कुछ आपके जो है एग्जाम्पल थे ग्रीक वर्ड्स के, है ना। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग आज का इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और आप लोग वेट करिए अपकमिंग लेक्चर का। थैंक यू।